नमस्ते, वेलकम टू इनसाइड भारत। भारत की पहचान और विविधता पर गहरी चर्चा। आज हम बात करेंगे असम, वो धरती जहां ब्रह्मपुत्र जीवन फूंकती है। असम का नाम सुनते ही मतलब चाय के बागान, फिर वो काजीरंगा का गैंडा और जाहिर है वो विशाल ब्रह्मपुत्र नदी। ये तस्वीरें एकदम से दिमाग में आती हैं। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। ये राज्य सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली देखें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बहुत अहम गेटवे भी है। आज हम असम की कहानी, इसकी जबरदस्त जो कल्चरल मिक्स है, गहरी हिस्ट्री और आज की असलियत को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा। असम की ज्योग्राफी, इसका इतिहास जो सदियों पुराना है और यहाँ की अनगिनत संस्कृतियां मिलकर इसे भारत के नक्शे पर एक बहुत ही यूनिक जगह देती हैं। तो चलिए इसकी जमीन और माहौल से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वही तो सब चीजों का आधार है। हाँ, तो जियोग्राफिकली देखें तो असम नॉर्थ ईस्ट में बसा है। इसके पड़ोसियों में उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश है, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश, और पश्चिम में पश्चिम बंगाल। और वो पतला सा रास्ता सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन्स नेक भी कहते हैं, वो असम को बाकी भारत से जोड़ता है। कितनी क्रिटिकल लोकेशन है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और असम का ज्यादातर हिस्सा असल में दो घाटियों से बना है। एक तो विशाल ब्रह्मपुत्र घाटी जो लगभग पूरे राज्य में फैली है, और दूसरी दक्षिण में थोड़ी छोटी बराक घाटी। अच्छा। ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तर में हिमालय के फुटहिल्स हैं, पूर्व में पटकाई रेंज, दक्षिण में कार्बी आंगलोंग का पठार और दक्षिण पश्चिम में मेघालय पठार। अच्छा। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पठार हैं, कार्बी आंगलोंग और मेघालय वाले, ये असल में दक्षिण भारत के डेक्कन पठार का ही एक्सटेंशन माने जाते हैं। अच्छा, ये कैसे? हाँ, माना जाता है कि बीच में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान बना, जिसे मालदा गैप कहते हैं। और फिर आती है ब्रह्मपुत्र। ये नदी तो असम की लाइफलाइन है ना? लगभग 725 किलोमीटर का सफर असम के अंदर ही तय करती है। मैंने ये भी सुना है कि ये नदी हिमालय से भी पुरानी है। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसे जियोलॉजी में एक एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। एंटीसीडेंट रिवर? हाँ, मतलब ये उस जमीन पर बह रही थी जो बाद में उठकर हिमालय बनी। हिमालय उठता गया, लेकिन नदी इतनी शक्तिशाली थी कि उसने अपना रास्ता काटकर बनाए रखा। और असम में घुसते ही ये नदी बहुत चौड़ी हो जाती है, कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है, जिसे ब्रेडेड रिवर कहते हैं। ब्रेडेड मतलब गुंथी हुई? बिल्कुल। कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई 16 किलोमीटर तक हो जाती है। आप सोचिए, ये अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट मतलब गाद लाती है। इससे जमीन उपजाऊ तो होती है, लेकिन इसी वजह से यहाँ बाढ़ भी बहुत आती है। अच्छा, तो यहाँ का मौसम कैसा रहता है? बारिश और बाढ़ का जिक्र तो हम अक्सर सुनते हैं, जो जून से सितंबर तक रहता है और भारी बारिश लाता है। सालाना औसतन 1800 से 2500 मिलीमीटर तक, काफी ज्यादा है ये। हाँ, बहुत ज्यादा। और इसी दौरान ब्रह्मपुत्र और बराक दोनों नदियों में जबरदस्त बाढ़ आती है, जो अक्सर विनाशकारी होती है। सर्दियां यानी नवंबर से फरवरी काफी प्लेजेंट होती हैं, सूखी और हल्की ठंड रहती है। तापमान समझ लीजिए 8 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। और गर्मियां मार्च से मई काफी गर्म और ह्यूमिड होती हैं, तापमान 35-38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लेकिन बाढ़ वाकई यहाँ एक बहुत बड़ी सालाना चुनौती है। खेती, लोगों के घर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबका भारी नुकसान होता है हर साल। इसकी हिस्ट्री भी काफी पुरानी लगती है। महाभारत में प्रागज्योतिषपुर, बाद में कामरूप, ये नाम सुनने में आते हैं। बिल्कुल, असम का इतिहास बहुत गहरा है। प्राचीन काल में कामरूप एक शक्तिशाली राज्य था, जिसका जिक्र कई पुराने ग्रंथों में मिलता है। वर्मन राजवंश, फिर म्लेच्छ, पाल राजवंश, इन सब ने यहाँ शासन किया। और इसके कुछ सबूत भी मिले हैं। हाँ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिले हैं। जैसे गुवाहाटी के पास अंबारी में खुदाई हुई तो वहां शुंग कुषाण काल की, मतलब करीब 2000 साल पुरानी सीढ़ियां और पानी की टंकी मिली। और श्री सूर्य पहाड़ पर तो दूसरी सदी ईसा पूर्व के रोमन रूलेटेड वेयर यानी मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। रोमन मतलब रोम से व्यापार था? लगता तो यही है। ये उस समय के ट्रेड कनेक्शंस दिखाता है। वाओ। लेकिन असम की पहचान पर सबसे ज्यादा असर तो शायद अहोम राजवंश का रहा है ना? यकीनन।
अहोम राजवंश का शासन बहुत लंबा चला। अहोम जो मूल रूप से ताई लोग थे और 13वीं सदी में आज के म्यांमार के इलाके से आए थे। उन्होंने यहाँ करीब 600 साल राज किया, 1228 से 1826 तक। 600 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। बहुत लंबा। उन्होंने यहाँ के स्थानीय चुटिया और कछारी राज्यों को हराया और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। और उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट शायद मुगलों को सफलतापूर्वक रोकना थी। हाँ, ये तो बहुत सुना है, सराय घाट की लड़ाई। बिल्कुल, 1671 की सराय घाट की लड़ाई, जिसमें लाचित बोरफुकन का नाम अमर हो गया। और फिर 1682 की इटाखुली की लड़ाई। इन जीतों ने मुगलों को असम से प्रभावी रूप से बाहर रखा और अहोमों की स्वतंत्रता बनाए रखी, जो उस जमाने में बड़ी बात थी। उनकी सफलता का राज क्या था? सिर्फ सेना? नहीं, सिर्फ सेना नहीं, उनके मिलिट्री टैक्टिक्स तो थी ही, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत था। इसमें पाइक सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण था। ये पाइक सिस्टम क्या था, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये एक तरह की अनिवार्य राज्य सेवा थी, कंपल्सरी स्टेट सर्विस। हर वयस्क पुरुष को, जिसे पाइक कहा जाता था, साल के कुछ महीने राज्य के लिए काम करना पड़ता था। ये काम कुछ भी हो सकता था, सेना में सेवा देना, किले बनाना, सड़कें बनाना या खेती करना। अच्छा। इससे राजा के पास एक बहुत बड़ी मैन पावर हमेशा उपलब्ध रहती थी, बिना स्थायी सेना रखे। साथ ही बोरोब्रुआ, बोरफुकन जैसे बड़े प्रशासनिक पद भी थे जो शासन चलाते थे। तो फिर ब्रिटिश राज कैसे आया? 600 साल का शासन कैसे खत्म हुआ? 18वीं सदी के आखिर में एक बड़ा विद्रोह हुआ, मुआमोरिया विद्रोह। ये एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन इसने अहोम राज्य को अंदर से बहुत कमजोर कर दिया। इसके बाद बर्मा, यानी आज के म्यांमार, ने असम पर कई बार हमले किए। बहुत उथल-पुथल का दौर था वो, और इसी उथल-पुथल के बीच अंग्रेजों को मौका मिल गया। पहला एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ और उसके बाद 1826 में यांडबू की संधि हुई। यांडबू संधि? हाँ, इस संधि से असम पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। और फिर चाय का दौर शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजों ने 1830 के दशक में यहाँ चाय की खेती को बड़े पैमाने पर प्रमोट करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि यहाँ की जमीन और जलवायु चाय के लिए बहुत अच्छी है। इसके लिए उन्हें मजदूरों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने मध्य और पूर्वी भारत, खासकर छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से बड़ी संख्या में मजदूरों को यहाँ लाया। अच्छा, तो जो आज टी ट्राइब्स कहलाते हैं, वो उन्हीं के वंशज हैं। हाँ बिल्कुल, आज वो असम की आबादी का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। उनकी अपनी अलग पहचान और संस्कृति है। एक और बड़ा बदलाव जो अंग्रेजों ने किया और जो काफी कंट्रोवर्शियल रहा, वो था 1836 में असमिया की जगह बंगाली को ऑफिशियल और कोर्ट लैंग्वेज बना देना। ओह, ऐसा क्यों? इसके कई कारण बताए जाते हैं। प्रशासनिक सुविधा भी एक थी, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि असमिया भाषा और साहित्य के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ा। ये फैसला 1873 में वापस लिया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। और आजादी के बाद क्या हुआ? असम का नक्शा तो काफी बदला है पिछले कुछ दशकों में। बिल्कुल, आजादी के समय असम एक बहुत बड़ा राज्य था, जिसमें आज के कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शामिल थे। जी। लेकिन फिर एथनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से इसका धीरे धीरे पुनर्गठन हुआ। 1963 में नागालैंड अलग राज्य बना। हाँ। 1972 में मेघालय अलग हुआ और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जो पहले नेफा कहलाता था, भी अलग राज्य या यूनियन टेरिटरी बन गए। और वो असम आंदोलन, वो भी तो एक बड़ा पड़ाव था। हाँ, 1979 से 1985 तक एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चला, जिसे असम आंदोलन कहते हैं। इसका मुख्य मुद्दा बांग्लादेश से हो रहे अवैध प्रवासन को रोकना था। इस आंदोलन के बाद 1985 में केंद्र सरकार और आंदोलन नेताओं के बीच असम समझौता यानी असम अकॉर्ड हुआ, जिसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आज भी बहस होती रहती है। हाँ, उसके कई क्लॉजेस के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आज भी चर्चा और कुछ विवाद चलते रहते हैं। तो आज के असम की तस्वीर कैसी है? आबादी, शहर, लोग? आज असम की आबादी करीब 3.6 करोड़ के आसपास है। गुवाहाटी, जिसमें राजधानी दिसपुर भी शामिल है, सबसे बड़ा शहर है। और ये सिर्फ असम का नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक तरह से इकोनॉमिक हब बन गया है। हाँ, लगता तो है। इसके अलावा डिब्रूगढ़, सिलचर, जोराहट, तेजपुर जैसे शहर भी इंपॉर्टेंट है। डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और भाषाओं की बात करें तो? यहाँ तो बहुत विविधता होगी। जबरदस्त विविधता है। असमिया पूरे राज्य की बराक घाटी को छोड़कर, और बोडो पूरे राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बोडो भी? हाँ। बोडो को भी सह राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। फिर बराक घाटी के 3 जिले कछार, करीमगंज, हैलाकांडी में बंगाली और मेतेई यानी मणिपुरी
एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और हाल ही में हुजई जिले में भी मेतेई को ये दर्जा मिला है। और हिंदी भी काफी बड़े पैमाने पर समझी और बोली जाती है, खासकर शहरों में और अलग-अलग समुदायों के बीच कम्युनिकेशन के लिए एक लिंक लैंग्वेज की तरह। इनके अलावा यहाँ मिशिंग, कार्बी, डिमासा, राभा, तीवा, देवरी जैसी कई जनजातीय भाषाएं बोली जाती हैं। हर समुदाय की अपनी भाषा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि सेंसस डेटा में कई बार बांग्ला भाषी लोग भी अपनी मातृभाषा असमिया दर्ज कराते हैं। इसके सामाजिक राजनीतिक कारण हैं, जिससे भाषाई आंकड़ों को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और लोग कौन कौन से समुदाय यहाँ रहते हैं, मतलब एथनिक ग्रुप्स? असम असल में कई एथनिक और ट्राइबल ग्रुप्स का घर है। इसे मेल्टिंग पॉट कह सकते हैं। यहाँ स्वदेशी असमिया लोग हैं, जिनमें कई जातियां और समुदाय शामिल हैं, जैसे कलिता, कोच राजवंशी, ओहोम, जो अब असमिया भाषी हैं। फिर बड़ी जनजातियां हैं, जैसे बोडो, जो सबसे बड़ी जनजाति है, मिशिंग, जो नदी किनारे रहते हैं, उन्हें मिरी भी कहते हैं, कार्बी, जो पहाड़ी इलाकों में है, राभा, डिमासा, तीवा, देवरी। और चाय बागान समुदाय का आपने जिक्र किया था। हाँ, टी ट्राइब्स या चाय बागान समुदाय एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण समूह है। फिर बांग्ला भाषी समुदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों, जिनकी बड़ी आबादी खासकर बराक घाटी और निचले असम के जिलों में है। इनके अलावा नेपाली समुदाय है, जिनकी अच्छी खासी आबादी है। मारवाड़ी लोग हैं, जो व्यापार में बहुत सक्रिय हैं। सिख समुदाय भी है, खासकर नौगांव के आसपास, और भी कई छोटे समुदाय हैं। ये सब मिलकर असम का वो रंगीन ताना बाना बनाते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। और धार्मिक रूप से कैसी विविधता है? यहाँ भी काफी डाइवर्सिटी है। 2011 सेंसस के आंकड़ों को देखें तो लगभग 61.5% हिंदू हैं, 34.2% मुस्लिम और 3.7% ईसाई हैं। ईसाई धर्म ज्यादातर जनजातीय समुदायों में है। हाँ, मुख्यतः जनजातीय समुदायों में ईसाई धर्म का प्रसार हुआ है। इनके अलावा बौद्ध, सिख, जैन धर्म के अनुयायी भी हैं, हालांकि उनकी संख्या कम है। और पूजा स्थल? धार्मिक स्थलों की बात करें तो कामाख्या मंदिर का नाम सबसे पहले आता है। ये देश के सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा वशिष्ठ मंदिर, उमानंद मंदिर, जो ब्रह्मपुत्र के बीच एक द्वीप पर है, भी प्रसिद्ध हैं। वहीं शिवसागर के पास अजान पीर की दरगाह है, जो एक सूफी संत थे और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं। धुबरी की पानबारी मस्जिद भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। और एक चीज जो असम को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत खास बनाती है, वो है 15वीं सदी के महान संत सुधारक श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू की गई एकेश्वरवादी नव वैष्णव परंपरा। हाँ, इसका जिक्र आपने किया था, एकासरन नाम धर्म। बिल्कुल, इसका असम के समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके केंद्र सत्र कहलाते हैं, जो मठ जैसे संस्थान हैं, और लगभग हर असमिया गांव में आपको नामघर मिलेगा। नामघर, ये क्या होता है? ये कम्युनिटी प्रेयर हॉल होता है, लेकिन ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं, ये गांव का सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहीं लोग मिलते हैं, गांव के मसलों पर बात करते हैं, और भावना जैसे धार्मिक नाटक भी यहीं होते हैं। ये असम के सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। वाह, इतनी साली परतें हैं असम की संस्कृति में। त्योहारों की बात करें तो बिहू का नाम सबसे पहले जहन में आता है। ये तो असम की पहचान ही बन गया है। बिल्कुल, बिहू असम का स्टेट फेस्टिवल है और सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ये असल में एक त्योहार नहीं, बल्कि त्योहारों का एक सेट है, जो साल में 3 बार आता है। 3 बार? अच्छा। हाँ, और तीनों एग्रीकल्चरल साइकिल से जुड़े हैं। सबसे मशहूर है बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू। रोंगाली मतलब रंगीन, खुशी का। ये कब होता है? ये अप्रैल के मध्य में आता है। ये असमिया नया साल भी है, वसंत का उत्सव है और खेती का नया मौसम शुरू होने का संकेत देता है। इसमें कई रिवाज होते हैं। पहले दिन गोरू बिहू होता है, जिसमें गाय बैलों को नहलाया जाता है, उनकी पूजा होती है, क्योंकि खेती में उनका बहुत महत्व है। अच्छा। फिर लोग नए कपड़े पहनते हैं, घरों में खास पकवान बनते हैं, जैसे पीठा, लारू। युवा लड़की लड़कियां टोलियां बनाकर हुसोरी गाते हुए घर घर जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और जाहिर है, बिहू नाच और गाने तो इसके केंद्र में हैं ही। ये मौज मस्ती और मेलजोल का समय है। और बाकी 2 बिहू कौन से हैं? दूसरा है काती बिहू या कोंगाली बिहू। ये अक्टूबर में आता है। कोंगाली मतलब कंगाली या कमी। कमी? क्यों? क्योंकि इस समय धान के पौधे खेतों में बढ़ रहे होते हैं, लेकिन घरों में अनाज के भंडार अक्सर खाली होने लगते हैं। इसलिए इसे थोड़ा सादगी से मनाया जाता है। लोग शाम को खेतों में
और घर में तुलसी के पौधे के सामने दिए जलाकर अच्छी फसल की प्रार्थना करते हैं। और तीसरा है माघ बिहू या भोगाली बिहू, जो जनवरी में आता है जब फसल कट जाती है। भोगाली मतलब भोग या दावत का त्योहार। अच्छा, ये खाने पीने का त्योहार है। हाँ बिल्कुल। इसमें लोग रात भर जागते हैं, खुले मैदानों में लकड़ियों और धान के पुआल के ऊंचे ढेर बनाकर जलाते हैं, जिन्हें मेजी या भेला घर कहते हैं। उसके चारों ओर नाच गाना होता है, पारंपरिक खेल खेले जाते हैं और खूब दावतें होती हैं। बिहू के अलावा और कौन से त्योहार खास हैं? इतनी सारी जनजातियां हैं, उनके भी अपने त्योहार होंगे जरूर। कामाख्या मंदिर का अंबुबाची मेला जून में होता है, जो तांत्रिक परंपरा का एक बड़ा आयोजन है और देश विदेश से साधु और श्रद्धालु आते हैं। दुर्गा पूजा पूरे राज्य में, खासकर बंगाली समुदाय में, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। ईद और क्रिसमस भी बड़े त्योहार हैं। जनजातीय त्योहारों की बात करें तो मिसिंग जनजाति का अलियाई लिंगांग है, जो खेती, खासकर धान की बुआई से जुड़ा त्योहार है। इसमें खास तरह का नाच और दावत होती है। बोडो लोगों का सबसे बड़ा त्योहार बुइसागु है, जो उनके नए साल का उत्सव है। ये भी रोंगाली बिहू के समय ही होता है। अहोम समुदाय मेदा मेफी मनाता है, जिसमें वो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। कार्बी लोग रोंगकेर त्योहार मनाते हैं। ये गांव की सलामती और अच्छी फसल के लिए होता है। और वो होली जैसा त्योहार? हाँ, बरपेटा सत्र का डॉलर महोत्सव, जो होली के समय होता है, बहुत प्रसिद्ध है। ये कई दिनों तक चलता है और इसमें कृष्ण लीलाओं का मंचन होता है। इसके अलावा कुकी लोगों का फसल कटाई का त्योहार चवांगकुट और देशी मुस्लिमों का बुआई से जुड़ा त्योहार बेशोमा भी स्थानीय संस्कृति के महत्वपूर्ण रंग है। असम के आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत जाने जाते हैं, खासकर सिल्क, वो सुनहरा सिल्क मूगा, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, असम अपने 3 अनोखे इंडिजिनस सिल्क के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सबसे खास है मूगा सिल्क। ये सुनहरा क्यों होता है? ये नेचुरली गोल्डन रंग का होता है। ये एक खास किस्म के रेशम के कीड़े एंथरैया असेमेंसिस से बनता है, जो सिर्फ ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है। ये दुनिया में और कहीं नहीं होता। कमाल है। और ये सिल्क अपनी ड्यूरेबिलिटी, चमक और लंबे समय तक चलने के लिए जाना जाता है। कहते हैं इसकी चमक धुलाई के साथ और बढ़ती है। और बाकी 2 कौन से हैं? दूसरा है पाट सिल्क। ये शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़े से बनता है और चमकदार सफेद या ऑफ वाइट रंग का होता है। ये बहुत मुलायम होता है और अक्सर शादी के जोड़ों, मेखला चादर में इस्तेमाल होता है। तीसरा है एरी सिल्क। इसे अहिंसा सिल्क या पीस सिल्क भी कहते हैं। अहिंसा सिल्क, वो क्यों? क्योंकि इसके रेशम के कीड़े को कोकून से रेशम निकालने के लिए मारा नहीं जाता। कीड़ा तितली बनकर उड़ जाता है, फिर कोकून का इस्तेमाल होता है। ये थोड़ा खुरदुरा होता है, ऊन जैसा, और बहुत गर्म होता है, इसलिए शॉल, चादरें वगैरह बनाने के काम आता है। और ये कहाँ बनता है ज्यादातर? स्वालकुची नाम का एक कस्बा है गुवाहाटी के पास। वो रेशम बुनाई का सबसे बड़ा केंद्र है। उसे मैनचेस्टर ऑफ असम भी कहा जाता है। सिल्क के अलावा बांस और बेंत का काम यहाँ की पहचान है। बैम्बू एंड केन क्राफ्ट्स। हाँ, वो तो दिखता है। पिन्ने के जाल से लेकर सजावटी सामान तक सब कुछ बांस बेंत से बनता है। ये लोगों के जीवन का हिस्सा है। फिर पीतल और कांसे, बेल मेटल के बर्तन बनाने की कला भी बहुत पुरानी है। खासकर हजारी का समुदाय इसमें माहिर है। इसमें क्या खास बनता है? आपने शायद जोराई देखा होगा, एक पायदान वाली थाली जैसी होती है। और बोटा? वो पायदान वाला कटोरा होता है। हाँ हाँ, देखा है। मेहमानों को पान सुपारी देते हैं उसमें। बिल्कुल, ये मेहमान नवाजी और पूजा पाठ में इस्तेमाल होते हैं और असमिया संस्कृति का एक अहम प्रतीक है। इसके अलावा सत्रों में भावना, जो पारंपरिक धार्मिक नाटक होते हैं, के लिए खास तरह के मुखौटे बनाए जाते हैं। ये मुखौटा बनाने की कला, मास्क मेकिंग, भी बहुत यूनिक है। और पारंपरिक मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी अभी जिंदा है कुछ जगहों पर। संगीत और नृत्य के बारे में कुछ बताइए। सत्रिया नृत्य का नाम मैंने सुना है, ये क्लासिकल डांस है? हाँ बिल्कुल। संगीत की बात करें तो श्रीमंत शंकरदेव और उनके मुख्य शिष्य माधवदेव ने भक्ति संगीत की एक खास शैली शुरू की, जिसे बोरगीत कहते हैं। ये बहुत ऊंचे दर्जे का डिवोशनल म्यूजिक है। बिहू के गीत तो अपनी खास लोक धुनों और रिदम के लिए जाने ही जाते हैं। उनमें एक अलग ही जोश और मस्ती होती है। लोक संगीत में टोकारी गीत भी हैं। ये टोकारी नाम के एक तार वाले वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं और इनमें अक्सर दार्शनिक या सामाजिक बातें होती हैं। मुस्लिम समुदाय में जिक्र और जारी बहुत लोकप्रिय हैं। ये इस्लामिक भक्ति गीत हैं जिन्हें 17वीं सदी के सूफी संत अजान पीर ने असमिया भाषा में रचा और लोकप्रिय बनाया। ये हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। नृत्य की बात करें तो सत्रिया नृत्य असम का क्लासिकल डांस फॉर्म है। इसे भारत की संगीत नाटक अकेडमी से शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है।
ये कहाँ से आया? इस सत्रों में श्रीमंत शंकर देव के भक्ति आंदोलन के हिस्से के रूप में विकसित हुआ। ये पहले पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब महिलाएं भी करती हैं। इसकी अपनी वेशभूषा, संगीत और तकनीक है। और लोक नृत्य बिहू के अलावा? बिहू नृत्य तो सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है ही, जो रोंगाली बिहू के दौरान लड़के लड़कियां करते हैं। बहुत एनर्जेटिक होता है। इसके अलावा बोडो जनजाति का बागुरुम्बा नृत्य बहुत सुंदर और लयबद्ध होता है। इसे बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं, क्योंकि नर्तकियों के हाथ तितली के पंखों की तरह लगते हैं। चाय बागान समुदाय का झुमेर नृत्य काफी जोश भरा होता है और अक्सर कमर में हाथ डालकर किया जाता है। मिसिंग लोगों का गुमराग, कार्बी लोगों का नृत्य, डिमासा लोगों का बाईधीमा, हर समुदाय के अपने खास लोक नृत्य हैं। लोक नृत्यों की यहाँ कोई कमी नहीं है। और खाना? सुनने में आया है कि असम का खाना बाकी भारत से काफी अलग होता है। वो खार और टेंगा क्या चीज है जिनके बारे में बहुत सुना जाता है? हाँ, असमिया क्विजीन की अपनी एक अलग पहचान है। ये बहुत ज्यादा मसालेदार नहीं होता, बल्कि सादगी और ताजी स्थानीय सामग्री पर जोर देता है। खार एक बहुत ही यूनिक डिश है। ये कैसे बनता है? ये एक एल्कली प्रेपरेशन है। परंपरागत रूप से इसे कुछ खास किस्म के केलों के सूखे तने या छिलके की राख को पानी में घोलकर बनाया जाता था। अब आजकल लोग बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इस खार वाले पानी को फिर दाल या सब्जी, खासकर पपीते या लौकी के साथ पकाया जाता है। इसका एक अलग ही स्वाद होता है और माना जाता है कि ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, और टंगा? टेंगा का मतलब है खट्टा। असमिया खाने में खट्टे स्वाद का बहुत महत्व है, खासकर मछली के साथ। मासो टेंगा यानी खट्टी मछली करी बहुत ही लोकप्रिय डिश है। इसे खट्टा करने के लिए टमाटर, नींबू या फिर एक खास फल होता है औटिंगा, एलिफेंट एप्पल, उसका इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी काजी नींबू का रस भी डालते हैं। ये गर्मी में बहुत राहत देती है। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है, स्टेपल फूड। इसके साथ दाल परोसी जाती है, कोई सब्जी, अक्सर हरी पत्तेदार सब्जियां या स्थानीय जड़ी बूटियां जिन्हें शाक कहते हैं, और मछली या मांस की करी। मछली तो बहुत खाते होंगे, ब्रह्मपुत्र है। हाँ, मछली बहुत लोकप्रिय है। नदी की ताजी मछलियां। बत्तख का मांस भी यहाँ खास मौकों पर खाया जाता है। पीतिका भी बहुत कॉमन है। ये असल में मैश्ड डिशेस होती हैं, जैसे आलू पीतिका, उबले मसले आलू में कच्चा प्याज, हरी मिर्च, सरसों का तेल मिलाकर। बिलाही पीतिका, भुने मसले टमाटर। बिंगाना पीतिका, भुना मसला बैगन। भुनी हुई मछली का पीतिका भी बनता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। और वो भुना हुआ मांस? हाँ, उसे खोरिका कहते हैं। खोरिका का मतलब है स्क्यूअर्स पर पका हुआ मांस या मछली के टुकड़ों को मसाले लगाकर बांस की सीखों पर पिरोकर खुली आग पर भूना जाता है। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। खाना पकाने में ज्यादातर सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। मसालों में 5 मसालों का मिश्रण, जीरा, मेथी, सौंफ, कलौंजी, राई का इस्तेमाल होता है। अदरक, लहसुन और बहुत सारी ताजी जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है। और हाँ, दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक, भूत जोलोकिया, गोस्ट पेपर, वो यहीं की देन है। बाप रे, वो तो बहुत तीखी होती होगी। बहुत ज्यादा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज था इसका कभी। वाह, सुनने में ही मुंह में पानी आ गया। और पीने के लिए चाय के अलावा कुछ खास पारंपरिक पेय है? चाय तो है ही असम की जान, दुनिया भर में मशहूर असम टी। लेकिन हाँ, पारंपरिक पेय भी हैं। चावल से बनी बियर या हल्की शराब यहाँ के कई समुदाय बनाते हैं। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे लऊ पानी, जाज या आपोंग। ये त्योहारों और सामाजिक मौकों पर बनाई और पी जाती हैं। असम के कुछ खास कल्चरल सिंबल्स और रिवाज क्या हैं जो इसे एकदम अलग पहचान देते हैं? सबसे पहले तो गामोसा का नाम लेना होगा। हाँ, वो सफेद कपड़े पर लाल डिजाइन वाला। बिल्कुल। ये एक साधारण सफेद हाथ का बुना कपड़ा होता है, जिसके दोनों किनारों पर लाल धागे से बुनाई होती है और बीच में या किनारों पर पारंपरिक डिजाइन बने होते हैं। ये सिर्फ एक तौलिया नहीं है, ये सम्मान, स्वागत, दोस्ती और असमिया पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है। मेहमानों को गामोसा भेंट करना, बड़ों को सम्मान देना, पूजा में इस्तेमाल करना, बिहू नाचते समय कमर में बांधना, इसके कई उपयोग हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो जोराए? हाँ, जोराई पर तामुल पान रखकर मेहमानों का स्वागत करना। जोराई वो धातु का पायदान वाला बर्तन है। यह असमिया मेहमान नवाजी का अभिन्न अंग है। किसी के घर जाएं तो आपको तामुल पान जरूर पेश किया जाएगा। फिर हर असमिया गांव में नामघर का होना भी बहुत खास है। जैसा हमने पहले बात की, ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि कम्युनिटी सेंटर भी है, जहां लोग मिलते हैं, गांव के फैसले लेते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। और जापी, बांस और टोकू पत्ते, एक तरह का ताड़ का पत्ता से बनी वो कोन जैसी टोपी, ये भी असम का एक जाना पहचाना प्रतीक है।
ये किसान पहनते हैं ना? हाँ, मूल रूप से ये किसानों को धूप और बारिश से बचाने के लिए थी, पर अभी एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गई है। सजावटी जापी भी बनती हैं। चलिए अब थोड़ा आधुनिक असम और अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं। असम की इकोनॉमी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? प्राइमरीली ये अभी भी एक अग्रेरियन इकोनॉमी है, मतलब कृषि पर आधारित। चावल मुख्य फसल है, साथ में जूट, गन्ना, फल, सब्जियां भी होती हैं। लेकिन इकोनॉमी के दो मेन पिलर्स हैं, पहला चाय और दूसरा तेल व प्राकृतिक गैस। चाय तो है ही, असम टी। हाँ, असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। देश की आधी से ज्यादा चाय यहीं से आती है। यहाँ 800 से ज्यादा बड़े चाय बागान हैं और लाखों छोटे चाय उत्पादक भी हैं। ये इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देती है। और दूसरा है? ऑयल एंड गैस। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। सबसे पुराना? हाँ, 19वीं सेंचुरी के अंत में यहाँ तेल खोजा गया था और एशिया की पहली ऑयल रिफाइनरी 1901 में डिगबोई में लगी थी। 1901? और वो आज भी चल रही है। हाँ, डिगबोई रिफाइनरी आज भी चल रही है। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, जो भारत की एक बड़ी तेल कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर्स यहीं असम के दुलियाजान में है। भारत के कुल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का लगभग 15% और नेचुरल गैस का भी अच्छा खासा हिस्सा असम से आता है। नहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर ये प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। चाय और तेल के अलावा और कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? हाँ, इनके अलावा पेट्रोकेमिकल्स हैं। नामरूप और बोंगाई गांव में बड़े रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं। कागज उद्योग भी है, जागीरोड और पंचग्राम में बड़ी पेपर मिलें हैं। प्लाईवुड इंडस्ट्री है, सीमेंट का कारखाना है बोकाजान में। नामरूप में उर्वरक का भी प्लांट है। और पारंपरिक रूप से सिल्क और हथकरघा इंडस्ट्री तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। और हाल के सालों में टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, काजीरंगा की वजह से। बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जबरदस्त है। काजीरंगा नेशनल पार्क अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क भी है, जो बाघ, हाथी और कई दुर्लभ प्रजातियों का घर है। ये दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। रिलीजियस टूरिज्म भी बढ़ रहा है। कामाख्या मंदिर तो है ही, माजुली द्वीप के सत्र भी बहुत आकर्षित करते हैं। शिवसागर में अहोम राजाओं के समय के खंडहर जैसे रंगघर, तलाडघर, शिवडोल मंदिर, ये सब देखने लायक हैं। इको टूरिज्म और ब्रह्मपुत्र नदी पर रिवर क्रूजेज भी अब पॉपुलर हो रहे हैं। एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहेंगे? कैसा है वहाँ? असम में कई पुराने और प्रतिष्ठित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी 1948, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और कॉटन यूनिवर्सिटी जो पहले बहुत प्रसिद्ध कॉटन कॉलेज था, 1901 में बना, प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। टेक्निकल एजुकेशन में IIT गुवाहाटी देश के बेहतरीन संस्थानों में से एक है। NIT सिलचर भी है। और मेडिकल? राज्य में कई मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, पुराने भी जैसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ में, और नए भी कई जिलों में खुल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले कुछ सालों में काफ़ी काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी पर कई बड़े पुल बने हैं, जिससे कनेक्टिविटी सुधरी है। हाँ, वो भूपेन हजारिका सेतु। हाँ, भूपेन हजारिका सेतु, ढोला सदिया पुल जो लोहित नदी पर है, वो भारत का सबसे लंबा पुल है। इसके अलावा बोगीबील पुल, रेल सह सड़क पुल भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल हाईवेज का नेटवर्क सुधरा है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा भी असम से गुजरता है। गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नॉर्थ ईस्ट का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। डिब्रूगढ़, जोरहाट, सिलचर में भी एयरपोर्ट्स हैं। और जैसा हमने पहले कहा, ब्रह्मपुत्र नदी को नेशनल वाटरवे 2 घोषित किया गया है, जिससे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट यानी नदी परिवहन की संभावनाएं बढ़ी हैं। असम का प्रशासन और पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा है? राज्य में फिलहाल 35 जिले हैं, जिन्हें 5 डिविजन्स में बांटा गया है। असम विधानसभा में 126 सीटें हैं। और संसद में? संसद में असम से लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ नेशनल पार्टीज जैसे बीजेपी और कांग्रेस सक्रिय हैं। साथ ही रीजनल पार्टीज का भी अच्छा खासा प्रभाव है, जैसे असम गण परिषद AGP, जो असम आंदोलन से निकली पार्टी है, और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF, जिसका प्रभाव मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा है। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट BPF भी एक अहम क्षेत्रीय दल है। यहाँ कुछ ऑटोनोमस काउंसिल्स भी है, आपने जिक्र किया था। ये क्या है और क्यों बनाई गई हैं? हाँ, ये असम की एक खास प्रशासनिक व्यवस्था है, जो यहाँ की जातीय विविधता को एड्रेस करने के लिए बनाई गई है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल के तहत और राज्य के कुछ अपने कानूनों के तहत कई ऑटोनोमस काउंसिल्स बनी हैं। इनका मुख्य मकसद कुछ प्रमुख जनजातीय समूहों को उनके क्षेत्रों में ज्यादा स्वायत्ता, मतलब सेल्फ गवर्नेंस देना है।
कौन सी प्रमुख काउंसिल है? सबसे प्रमुख हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC, जो 4 जिलों कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगुरी को कवर करती है। फिर हैं कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल KAC और डीमा हासाओ ऑटोनॉमस काउंसिल DHAC, ये पहाड़ी जिलों के लिए हैं। इनके अलावा मिसिंग, राभा, तिवा, देवरी, सोनोवाल कछारी जैसी अन्य जनजातियों के लिए भी स्टैच्यूटरी ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं। इन्हें क्या अधिकार मिले होते हैं? इन परिषदों को अपने अपने इलाकों में कुछ विषयों पर कानून बनाने और प्रशासन चलाने के सीमित अधिकार मिले होते हैं, जैसे शिक्षा, संस्कृति, वन कुछ हद तक, जमीन कुछ प्रतिबंधों के साथ, स्थानीय विकास के काम। ये एक तरह से केंद्र और राज्य सरकार के नीचे एक और स्तर का शासन है, पावर शेयरिंग का मैकेनिज्म है। ये तो दिलचस्प व्यवस्था है, लेकिन असम किन सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है? कुछ मुद्दे तो अक्सर खबरों में रहते हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को अपडेट करने का प्रोसेस था, जो काफी विवादों में रहा और अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। हाँ, NRC पर तो बहुत बहस हुई थी। बिल्कुल। फिर विभिन्न जातीय और धार्मिक समुदायों के बीच रिश्ते कभी-कभी तनावपूर्ण हो जाते हैं। जमीन और संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा भी होती है। पड़ोसी राज्यों, खासकर मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी काफी पुराने हैं और कभी-कभी ये हिंसक रूप भी ले लेते हैं। और बाढ़ और नदी कटाव तो हर साल की त्रासदी है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां हर साल हजारों हेक्टेयर जमीन काट ले जाती हैं, लाखों लोगों को विस्थापित करती हैं। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक और मानवीय समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी भी एक बड़ी चुनौती है, खासकर युवाओं के लिए। इसके साथ ही समय समय पर कुछ समूहों द्वारा अलग राज्य की मांगें भी उठती रही हैं। जैसे बोडोलैंड की मांग तो पुरानी है ही, कार्बीलैंड या बराक घाटी को अलग राज्य बनाने की मांगें भी कभी-कभी सुनाई लेती हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम इन मुद्दों पर सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी दे रहे हैं और किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मुद्दे बहुत जटिल हैं और इनके कई आयाम हैं। इन चुनौतियों के बावजूद असम ने भारत को कई महान हस्तियां दी हैं। कुछ प्रमुख नामों का जिक्र करेंगे? बिल्कुल। कला, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में तो डॉक्टर भूपेन हजारिका का नाम सबसे ऊपर आता है। वो गायक, संगीतकार, गीतकार, फिल्म निर्माता, लेखक क्या नहीं थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके गीत असम की पहचान बन गए हैं और पूरे भारत में सुने जाते हैं। हाँ, उनके गाने तो कालजयी हैं। साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता डॉक्टर मामुनी रायसोम गोस्वामी, जिन्हें इंदिरा गोस्वामी के नाम से भी जाना जाता है, उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने असम के समाज की कई परतों को अपने लेखन में उतारा। कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा एक और मल्टीफेसेटेड जीनियस थे। संगीतकार, नर्तक, चित्रकार, अभिनेता, लेखक और साथ ही एक क्रांतिकारी विचारक भी। और ज्योति प्रसाद अग्रवाला को असमिया सिनेमा का जनक माना जाता है। उन्होंने पहली असमिया फिल्म जो ए मोती बनाई थी। और समाज सुधार और राजनीति के क्षेत्र में और 15वीं सदी के महान संत सुधारक श्रीमंत शंकरदेव का जिक्र हमने पहले किया। उनका प्रभाव सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं था। उन्होंने असमिया साहित्य, संगीत, बोरगीत, नृत्य, सत्रिया, नाटक, अंकिया नाट, भावना सबको समृद्ध किया। वो एक समाज सुधारक भी थे। और आधुनिक असम के निर्माण में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई का योगदान अविस्मरणीय है। वो असम के पहले मुख्यमंत्री थे। भारत के विभाजन के उस मुश्किल समय में उन्होंने असम को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और हाल के वर्षों में खेल जगत से भी बड़े नाम सामने आए हैं। हाँ बिल्कुल, एथलेटिक्स में हिमा दास ने तो कमाल ही कर दिया था। हाँ, ढिंग एक्सप्रेस। बिल्कुल। 2018 में जब उन्होंने IAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में 400 मीटर्स में गोल्ड जीता, वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी। पूरे देश को गर्व हुआ था। और बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। वो ओलंपिक पदक जीतने वाली असम की पहली महिला बनी। ये युवा खिलाड़ी आज की पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। असम की कुछ ऐसी बातें जो इसे वाकई यूनिक बनाती हैं, कुछ हटके फैक्ट्स जो शायद कम लोग जानते हो। कई हैं ऐसी बातें। एक सींग वाला गैंडा यानी इंडियन राइनोसरस की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यही है, लगभग 2/3, खासकर काजीरंगा नेशनल पार्क में। दुनिया का एकमात्र नेचुरल गोल्डन सिल्क
मुगा सिल्क वो सिर्फ और सिर्फ असम में होता है और कहीं नहीं। दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक भूत जोलोकिया वो यहीं की है। और वो नदी द्वीप? हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली वो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। ये अपने आप में एक जिला भी है। हालांकि नदी कटाव के कारण इसका आकार लगातार घट रहा है, जो चिंता का विषय है। और इसके सबसे बड़े होने पर कुछ डिबेट भी है, लेकिन ये सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अपने सत्रों के लिए। और जैसा हमने पहले कहा, ब्रह्मपुत्र को भारत की कुछ पुरुष नदियों में गिना जाता है। ये एक भाषाई चीज है। संस्कृत व्याकरण के आधार पर इसे नद मैस्कुलाइन माना जाता है, जबकि ज्यादातर नदियां नदी फेमिनाइन होती हैं। और कल्चरल यूनिकनेस क्या खास है? वो सत्र संस्था जो श्रीमन शंकरदेव ने स्थापित की, वो अपने आप में अनोखी है। ये सिर्फ मठ नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र भी रहे हैं सदियों से। गामोसा का जो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, वो शायद ही किसी और कपड़े का हो भारत में। जोराई पर तामुल पान रखकर मेहमानों का स्वागत करने की परंपरा असमिया हॉस्पिटैलिटी की पहचान है। हर गांव में नामघर का होना कम्युनिटी बॉन्डिंग को बहुत मजबूती देता है। ये सब मिलकर असम की एक बहुत ही अलग और समृद्ध पहचान गढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर देखें, असम आज एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ उसकी इतनी समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत है जिसे उसे सहेजना है, बचाना है। दूसरी तरफ विकास की आकांक्षाएं हैं, आधुनिक दुनिया के साथ कदम मिलाने की जरूरत है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बेहद क्रूशल बनाती है। ये दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। असली सवाल यह है, और शायद भविष्य की दिशा भी यही तय करेगा, कि असम अपनी इन अनोखी शक्तियों और संसाधनों का इस्तेमाल दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक डायनामिक ब्रिज बनने के लिए कैसे करता है। और ये सब करते हुए वो अपने नाजुक पर्यावरण और अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान के बीच संतुलन कैसे बनाए रखता है। शायद भविष्य में यही संतुलन साधना ही असम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी होगा और सबसे बड़ा अवसर भी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।